डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रमेंद्र कुमार सिंह, पीजी डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, महाराजा कॉलेज आरा। आज हम बीए पार्ट 1 पेपर 2 एबनॉर्मल साइकोलॉजी के टॉपिक कन्वर्सन डिसऑर्डर और कन्वर्सन हिस्टीरिया पर चर्चा करेंगे। हिस्टीरिया एक प्राचीन एवं प्रचलित मानसिक बीमारी है जिसकी चर्चा किसी न किसी रूप में विश्व के सभी धार्मिक ग्रंथों एवं साहित्यों में मिलती है। प्राचीन काल में ग्रीक दार्शनिकों का ऐसा विश्वास था कि हिस्टीरिया शब्द की उत्पत्ति ग्रीक के हिस्टेरन शब्द से हुआ है और कुछ विद्वानों के अनुसार इसकी उत्पत्ति ग्रीक के हिस्टेरा शब्द से हुआ है। इन दोनों शब्दों का शाब्दिक अर्थ गर्भाशय यूट्रस होता है। अतः उस समय के दार्शनिकों का ऐसा विश्वास था कि गर्भाशय गतिमान होते हुए शरीर के किसी गलत स्थान पर रुक जाता है, जिसके कारण हिस्टीरिया की उत्पत्ति होती है। उनका यह विश्वास था कि गर्भाशय का संबंध स्त्री से है, इसीलिए यह रोग सिर्फ स्त्री को ही होता है। लेकिन 460 बीसी में हिप्पोक्रेट्स ने इस विचार का खंडन किया। उन्होंने यह बतलाया कि गर्भाशय से इसका कोई संबंध नहीं है और यह रोग स्त्री और पुरुष दोनों को होता है। यह सत्य है कि यह रोग पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को अधिक होता है। कोलमैन के अनुसार फ्रायड पहले मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने इस रोग का नाम कन्वर्सन हिस्टीरिया दिया। इसे कन्वर्सन रिएक्शन के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें अचेतन मानसिक संघर्ष एवं तनाव शारीरिक लक्षणों और प्रतिक्रियाओं के आधार पर व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है। इसीलिए कैमरन का कहना है कि कन्वर्सन रिएक्शन इज अ प्रोसेस वेयर बाय अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ बॉडली सिम्टम्स विच रिड्यूस द टेंशन एंड एंजाइटी बाय एक्सप्रेसिंग द कॉन्फ्लिक्ट सिंबॉलिकली। आधुनिक मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि हिस्टीरिया का एक प्रमुख कारण अचेतन संवेगात्मक तनाव में छिपा रहता है। यह व्यक्ति की दमिक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए व्यक्ति को अपने ढंग से वातावरण में अभियोजित करने में सहायता प्रदान करता है। इसीलिए इसे अभियोजित व्यवहार एडप्टिव बिहेवियर भी कहा जाता है। यह व्यक्ति के ईगो को उसके अचेतन मानसिक संघर्ष और तनाव से मुक्ति दिलाता है। इसीलिए कैमरन ने इसे न्यूरोटिक डिफेंस के नाम से पुकारा है। यह एक ऐसी मानसिक बीमारी है जिसमें बिना किसी शारीरिक दोष के शारीरिक बीमारी के लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। मनोवैज्ञानिकों ने कन्वर्सन हिस्टीरिया के सिम्टम्स को दो भागों में विभक्त किया है। पहले को सेंसोरी सिम्टम्स कहते हैं। इसके संबंध में कोलमैन का कहना है कि इसका प्रधान लक्षण एनेस्थेसिया होता है। इसका संबंध शरीर के जिस अंग और ज्ञानेंद्रिय से हो जाता है उससे संबंधित कार्य में गड़बड़ी आ जाती है, जबकि उस अंग और ज्ञानेंद्रिय में प्रत्यक्ष रूप से किसी रोग का संबंध नहीं होता है। इसके प्रमुख सिम्टम्स हैं एनोस्मिया। इसके संबंध में मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि एनेस्थेसिया का संबंध जब नाक से हो जाता है तो नाक से होने वाली संवेदना समाप्त हो जाती है। रोगी में गंध स्मेल की संवेदना जाती रहती है, लेकिन इस तरह के लक्षण बहुत कम देखने को मिलते हैं। फिर भी इस संबंध में कोलमैन ने एक उदाहरण दिया है। एक वृद्ध औरत का एक ही लड़का था जो पूर्णतः शराबी था। जब वह घर लौटता था तो शराब पीकर घर आता था, जिससे घर का वातावरण शराब के गंध से ओतप्रोत हो जाता था। यह वातावरण बुढ़िया के लिए दुखदायी और तनावपूर्ण था। इससे बचने के लिए उस वृद्ध औरत ने हिस्टीरिया से संबंधित एनोस्मिया के लक्षण को अपने आप में एडप्ट कर लिया। जब एनेस्थेसिया का संबंध व्यक्ति के कान से हो जाता है तो श्रवण संबंधी आंशिक या पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है। रोगी के सामने जोर जोर से आवाज करने पर भी उसे सुनाई नहीं पड़ता है, जबकि उसके कान में कोई भी दोष नहीं पाया जाता है।
लेकिन कभी कभी अपनी आलोचना को बहुत धीमी आवाज में भी सुन लेता है। गहरी निद्रा में भी वह क्षीण आवाज को श्रवण कर लेता है। जब आंख से इससे संबंध स्थापित हो जाता है तो आंख से किसी प्रकार के खराबी नहीं रहने पर भी रोगी देख सकने में असमर्थ हो जाता है। ये अंधापन आंशिक या पूर्ण कोई भी हो सकता है। हिस्टीरिया से ग्रसित व्यक्तियों में रंग अंधापन का भी लक्षण पाया जाता है। यह रंग अंधापन वास्तविक रंग अंधापन से कुछ भिन्न होता है। इसका कुछ शारीरिक आधार होता है, लेकिन हिस्टीरिया से उत्पन्न रंग अंधापन का कोई शारीरिक आधार नहीं होता है। यह रंग अंधापन आंशिक या पूर्ण कुछ भी हो सकता है। आंशिक रंग अंधापन में रोगी एक रंग को देख सकता है, लेकिन दूसरे रंग को देखने में असमर्थ रहता है, जबकि पूर्ण अंधापन में रोगी को किसी भी रंग का प्रत्यक्षीकरण नहीं होता है। मोटर सिम्टम्स। कन्वर्सन हिस्टीरिया के रोगी में मोटर ऑर्गन्स के कार्यों में कुछ विकृतियां देखने को मिलती हैं, जिन्हें विशेषज्ञों ने मोटर सिम्टम्स कहा है। पेशीय लक्षणों में हिस्टेरिकल पैरालिसिस सबसे अधिक सामान्य है। हिस्टेरिकल पैरालिसिस में रोगी किसी एक पांव या हाथ में पैरालिसिस हो जाता है, जिसके कारण उससे संबंधित शारीरिक क्रिया अवरुद्ध हो जाती है। कभी कभी यह देखा गया है कि हिस्टेरिकल पैरालिसिस में पैरालिसिस का संबंध किसी कार्य विशेष तक ही सीमित रहता है। इस रोग के रोगी में कभी कभी स्पीच ऑर्गन के मांसपेशियों के कार्यशीलता से संबंधित दोष भी देखने को मिलते हैं। एफोनिया एवं मुटीज में दो ऐसे ही लक्षण हैं। एफोनिया में रोगी सिर्फ अत्यंत धीमी आवाज जैसे फुसफुसाहट की आवाज से ही कुछ बोल पाता है, तथा मुटीज्म में रोगी एक तरह से गूंगा हो जाता है, क्योंकि वह बिल्कुल ही बोलने से लाचार होता है। एफोनिया एवं म्यूटिज्म में तुलनात्मक रूप से एफोनिया अधिक सामान्य सिम्टम्स है। इन सभी लक्षणों के अलावे रोगी में कभी कभी हिस्टेरिकल ऐंठन या आक्षेप भी देखने को मिलता है, जो बहुत कुछ इपिलेप्सी के दौरे के समान ऐंठन के समान होता है। मिर्गी के समान हिस्टीरिया के आक्षेप में कभी कभी रोगी मूर्छा की स्थिति में चला जाता है। मिर्गी रोग के मूर्छा एवं हिस्टेरिकल मूर्छा में एक अंतर है कि रोगी में हिस्टेरिकल मूर्छा का दौरा हमेशा दूसरे लोगों के बीच में ही होता है। अकेले रहने पर रोगी में ऐसे दौरे कभी नहीं आते हैं, परंतु मिर्गी रोग की मूर्छा का दौरा किसी भी परिस्थिति में, अर्थात रोगी अकेले में हो या लोगों के बीच में हो, पड़ सकता है। मनोवैज्ञानिकों ने कन्वर्सन हिस्टीरिया की कारणों पर भी प्रकाश डाला है। हिप्पोक्रेट्स पहले व्यक्ति हैं जिसने हिस्टीरिया की व्याख्या मनोवैज्ञानिक आधार पर करने का प्रयास किया है। इनका कहना है कि कामुक इच्छाओं एवं उन कामुक इच्छाओं की पूर्ति में उत्पन्न कठिनाइयों के कारण इस रोग का आगमन व्यक्ति में होता है। इनके अनुसार कामुक इच्छाओं की पूर्ति के लिए तथा इस रोग से मुक्ति पाने के लिए शादी ही इनका एकमात्र निदान है। फ्रायड शायद इसी विचार के आधार पर एवं अपने क्लिनिकल स्टडीज के आधार पर यह बतलाया कि कामुक इच्छाओं का दमन ही हिस्टीरिया का एकमात्र कारण है। उनका कहना है कि कामुक इच्छाओं के कारण व्यक्ति में मानसिक संघर्ष उत्पन्न होता है और इस मानसिक संघर्ष का दमन हो जाता है। यही दमित मानसिक संघर्ष रूपांतरित होकर शारीरिक लक्षणों के रूप में व्यक्ति के सामने उपस्थित होता है। ग्रीनकर ने इस रोग की व्याख्या डिफेंस रिएक्शन के आधार पर किया है। इनका कहना है कि हिस्टीरिया एक ऐसे सुरक्षात्मक प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति की दमित इच्छाओं की पूर्ति ईगो को बिना चोट पहुंचाए होती है। प्रथम एवं द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत से सैनिकों ने युद्ध के भयंकर परिणाम को देखकर भयभीत हो गए और बाद में उनमें लकवा से ग्रसित होने तथा कुछ सिपाहियों ने अंधा होने का शारीरिक दोष प्रकट किया।
इस प्रकार से ग्रीनकर ने बताया कि शारीरिक दोष के आधार पर व्यक्ति ईगो को बिना चोट पहुंचाए ही हिस्टीरिया के द्वारा अपनी सुरक्षा कर लेता है। नव्य फ्राइडियन ने फ्राइड की आलोचना करते हुए बतलाया कि हिस्टीरिया की उत्पत्ति में मानसिक संघर्ष का महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यह मानसिक संघर्ष कामुक इच्छाओं के कारण उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि सामाजिक रीति रिवाज के कारण उत्पन्न होता है, और यही मानसिक संघर्ष दमन के आधार पर हिस्टीरिया की बीमारी के रूप में उपस्थित होता है। एडलर ने इस रोग की व्याख्या हीन भावना एवं महान बनने की इच्छा से उत्पन्न मानसिक संघर्ष के आधार पर किया है। इनका कहना है कि मानसिक संघर्ष का निराकरण क्षतिपूर्ति के आधार पर सही रूप में जब नहीं होता है तो व्यक्ति इस रोग का शिकार हो जाता है। हिस्टीरिया के रोगियों के ट्रीटमेंट के लिए निम्नलिखित टेक्निक्स उपयोग में लाए जाते हैं। हिप्नोसिस, यह प्राचीन पद्धति है। मेस्मर तथा फ्राइड ने इस उपचार पद्धति के द्वारा हिस्टीरिया के रोगियों का सफलतापूर्वक उपचार किया। सम्मोहन द्वारा रोगी के लक्षण तात्कालिक रूप से समाप्त हो जाते हैं, परंतु यह सुधार अस्थायी नहीं होता है। कुछ समय के बाद उसी प्रकार के या उससे मिलते जुलते लक्षण पुनः दिखाई देने लगते हैं। साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण द्वारा हिस्टीरिया के रोगियों का अस्थायी इलाज संभव है। इस चिकित्सा पद्धति द्वारा रोग के लक्षणों को दूर करने के लिए उसके उत्पन्न होने के कारणों को दूर किया जाता है। यह लंबे समय तक चलने वाली चिकित्सा पद्धति है, अतः रोगी को सामान्य होने में अधिक समय लगता है। क्लिनिकल इंटरव्यू के द्वारा रोगी को व्यवहार परिवर्तन तथा जीवन शैली में सुधार लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस प्रकार से देखते हैं कि कन्वर्सन हिस्टीरिया एक प्रमुख मानसिक बीमारी है जिसने मनोविज्ञान के अनेक सिद्धांतों को उत्पन्न होने में अपना योगदान दिया है।